Hi everyone, this is CAPF Analyst series. In this series, we are covering the previous questions of CAPF Assistant Commandant exam and that of paper 2. In today's video, we will discuss one particular topic, that is emerging presence of women in Indian Armed Forces. Now, this topic was asked in the year 2022 in CAPF exam. Now, before writing or before thinking anything about this topic, we need to understand कि ये जो टॉपिक है ये कौन से थीम के अंदर आता है. अगर आप सोच रहे हो कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, यू आर रॉन्ग. इफ यू आर थिंकिंग इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू वीमेन, दिस इज रॉन्ग. इफ यू थिंक इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी, यू आर अगेन रॉन्ग. सो इट दिस टॉपिक इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. अगर मुझे डिवाइड करना है 300 वर्ड्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि मुझे कितना किस थीम के रिगार्डिंग लिखना है, तो मैं बताऊं आपको. अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखोगे, द रोल ऑफ और द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, हाउ इट विल हेल्प इन इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो. सो इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करेगा, तो 20% मैं उसमें लिखूंगा. अगेन, सो इंडियन सोसाइटी के बारे में मुझे अगर लिखना पड़े कि द emerging presence of women in the Indian Armed Forces, how it will contribute or help in change in the Indian society, वो कैसे कितना परसेंट लिखूंगा इसके अंदर, 20%. थर्ड थिंग इज इंडियन सोसाइटी की एक सब थीम है, दैट इज विमेन. सो अगर विमेन की प्रेजेंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ज़्यादा होती है तो वो कितना पॉजिटिव चेंज लाएगी विमेंस के स्टेटस के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें आप 60% कंट्रीब्यूट करोगे. तो ये रही यहाँ पे इसकी बात, वेटेज किसका कितना होना चाहिए. सो बिफोर राइटिंग एनीथिंग ऑन द टॉपिक, यू नीड टू डिफाइन द वेटेज कि किस पे कितना लिखेंगे. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सपोज इंटरनल सिक्योरिटी का वेटेज यहाँ पे 40% कर देते हैं और इंडियन सोसाइटी का वेटेज आप यहाँ पे 70 सॉरी यहाँ पे आप अगेन 40% कर देते, तो रिमेनिंग तो सिर्फ 10% बचता. और वीमेन पे ही ये सेंट्रलाइज्ड है पूरा जो टॉपिक है, इट इज़ वीमेन सेंट्रिक. तो वीमेन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि हाउ एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विल कंट्रीब्यूट इन एनहांसिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन, इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. तो उसके ऊपर आपको लिखना है. तो अभी हम क्या देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि 1958 से इंडियन मेडिकल कॉप, एएमसी जिसको हम बोलते हैं, इट वाज ग्रांटेड रेगुलर कमीशन टू वीमेन. सो रेगुलर कमीशन वीमेन को दी गई थी 1958 के अंदर. उसके बाद इंडियन नेवी आल्सो कमेंस्ड इंडक्शन टू वीमेन एज ऑफिसर्स. 1992 के अंदर क्या होता है, वीमेन वर अलाउड टू सर्व एज ऑफिसर इन इंडियन आर्मी एज शॉर्ट सर्विस कमीशन. इन शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनको एज अ ऑफिसर जो है चांस दिया गया था. रिसेंटली इन 2020 सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वीमेन शुड अलाउ फॉर परमानेंट कमीशन. वीमेन को परमानेंट कमीशन दी जानी चाहिए. और 577 वीमेन ऑफिसर्स वर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टिल नवंबर 2021. ये तो एक्सपायर भी हो चुका है टाइम पीरियड. और उसके बाद अभी तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. चेंजेस सच एज, आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इन इंडियन एयरफोर्स वीमेन वर गिवन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्लाई द फाइटर्स. फाइटर चलाने का उनको मौका मिला है. सो दीज आर द न्यूअर अपॉर्चुनिटीज दैट इज गिवन टू द विमेन. नाउ इसमें आपको अब ये देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ विमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द कंट्रीज मिलिट्री लैंडस्केप और रिफ्लेक्टिंग ब्रॉडर सोसाइटल चेंज. ये माइंडसेट को भी दिखाता है. जैसे अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज मूविंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न फोर्स. इवन यूएसए के अंदर तो आप देखोगे वहाँ पे इवन ट्रांसजेंडर्स आर अलाउड टू सर्व इन द इन द आर्म्ड फोर्सेस. ट्रांसजेंडर्स भी वहाँ पे अलाउड है. वीमेंस को वहाँ पे कमांडिंग रोल भी दिया जाता है. बट दिस थिंग्स आर टेकिंग अ लिटिल टाइम. इंडिया के अंदर भी देर इज़ अ सर्टेन प्रपोजल कि ट्रांसजेंडर्स को क्या हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर क्या हम इनको इंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दिस प्रपोजल इज गिवन अ ग्रीन सिग्नल इवन बाय द आईटीबीपी, इवन बाय सीआईएसएफ, इवन एसएसबी ने भी इनको ग्रीन फ्लैग दिया है. आई थिंक बीएसएफ ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया है. सो दैट इज स्टिल डिबेटेबल. लेकिन
इसके साथ ही विमेंस को ज़्यादा रोल दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है अभी भी। अगर हम देखें इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर विमेंस की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि CSF की नई DG थी IPS नीना सिंह। उससे पहले आप देखोगे सशस्त्र सीमा बल की पहली विमेन DG, अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, कि सशस्त्र सीमा बल की पहली विमेन DG। आज तक कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कोई महिला DG, विमेन DG नहीं बनी थी। तो IPS ऑफिसर अरुणा, तो ये पहली क्या थी, एक वीमेन ऑफिसर थी जो कि एक DG बनी किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। उसके बाद तो नीना सिंह बनी, अभी CSF की जो DG हैं वो चेंज हो चुके हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन इसके अंदर हम ये दिखाना चाहते हैं कि वीमेंस का जब इंटीग्रेशन होता है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, दैट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट in the country's military landscape, and that shows the commitment to gender equality. Now in 1992 what happened, Indian Air Force took a pioneering step by inducting women as officer in non combat role। 1992 के अंदर तो इंडियन एयर फोर्स ने वीमेंस को ऐसे ऑफिसर जो है नॉन कॉम्बैट रोल के लिए इंडक्ट किया था। एंड आर्मी एंड नेवी ऑल्सो फॉलोड दैट पर्टिकुलर सूट इन 1990s, मिड 1990s में इंडियन आर्मी ने भी रिक्रूटमेंट और इंडियन नेवी ने भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी। लेकिन रिसेंटली जो है एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। 2015 के अंदर इंडियन एयरफोर्स अलाउड वीमेन टू बिकम फाइटर पायलट, एंड दैट इज अ वेरी बिग स्टेप दैट शोज दैट इंडियन एयरफोर्स इज ब्रेकिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग जेंडर बैरियर। सो ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है। उसके बाद हम देखें सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क रूलिंग थी 2020 के अंदर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें परमानेंट कमीशन दी गई थी विमेन ऑफिसर्स को इन द इंडियन आर्मी, एंड इट इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द वीमेन फॉर लॉन्ग टर्म करियर। अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वीमेन नीड टू रिजाइन, और नीड टू रिजाइन नहीं, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर उनको फिर रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो अपना करियर प्लानिंग इसमें नहीं कर पाती। तो ये जो क्या था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से था। नाउ टुडे वीमेन सर्व्स इन वेरियस कैपेसिटी अक्रॉस द आर्म्ड फोर्सेस सच एस, अगर आप देखो पायलट का भी काम करती है, नेवल ऑफिसर्स भी है, कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स के अंदर भी है। यू नेम द पर्टिकुलर थिंग और वीमेन वहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से वीमेन ऑफिसर। नाउ इसके साथ हम देखें हाउएवर चैलेंजेस रिमेन, किस तरह के चैलेंजेस है, कल्चरल एटीट्यूड, और देर आर फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं कई जगह पे, कुछ लॉजिस्टिक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज़ नॉट फिट फॉर द वीमेन। दूसरा अगर हम बात करें कल्चरल एटीट्यूड्स, जब हमने देखा कि वीमेन को कमांडिंग रोल क्यों नहीं दिया जा रहा, परमानेंट कमीशन तो मिल गया, लेकिन कमांडिंग रोल के लिए वीमेंस को अभी भी जो है वो पर्टिकुलर सेम लेवल पे वो चीज़ें नहीं दी जा रही। रीज़न पता है इंडियन आर्मी ने क्या किया था सुप्रीम कोर्ट में? इंडियन आर्मी ने कहा कि देर इज़ अ सम कल्चरल एंड एटीट्यूडल प्रॉब्लम। अभी भी हमारे जो जवान हैं वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे देर इज़ अ स्टीरियोटाइप कि हाँ दे डू नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द विमेन। ये उन्होंने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि दिस इज़ अ मेजर हर्डल। दूसरा उन्होंने बायोलॉजिकल भी दिया था, मतलब एक हिसाब से कि फिजिकल कैपेबिलिटी एंड ऑल, और उसके साथ लॉजिस्टिकल इश्यूज भी है। और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चला के, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, रिफॉर्म करके। उसके साथ आप देखिए दिस इज डू यू रिमेंबर दैट वीमेन ऑफिसर BSF में फर्स्ट लेडी ऑफिसर अगर आप देखोगे दैट इज तनुश्री। दिस इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन BSF आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इनके इंटरव्यूज़ भी मैंने बहुत सुने थे एक टाइम पे। तो तनुश्री, the increasing presence of women in the Indian armed forces is more than just a matter of gender, is not just a matter of gender equality, it is also about leveraging the full potential of India's human resources, right? As more women breaks barriers and excels in military roles, that pave the way for future generation, inspiring young girl to consider career in the armed forces. So अगर आपको पता हो कि NDA के लिए the position, the vacancies has now also been opened for the women, गर्ल्स के लिए भी वो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। सैनिक स्कूल के अंदर भी एंट्री, दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट ऑल्सो। कुछ एक सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल्स की एंट्री जो है अलाउड कर दी गई है, NDA के अंदर गर्ल्स की एंट्री अलाउड कर दी गई है। सो न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं
कि हाउ एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विल हेल्प इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन इज एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आने के बाद किस तरह से वो हेल्प करेंगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ द वुमेन विल इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज करेंगी, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनडीए के अंदर ओपन हो चुका है, सैनिक स्कूल के अंदर ओपन हो चुकी है गर्ल्स की एंट्री। स्किल डेवलपमेंट होगा, अगर कोई भी आर्मी से रिटायरमेंट लेता है दैट पर्टिकुलर वर्क फोर्स इज ऑलरेडी स्किल्ड। मैनेजमेंट में उनको कहीं भी रखा जाता है। अगर कोई एयर डिफेंस में है, लॉजिस्टिक्स में है, कहीं पे भी है, तो कोई भी अमेजन जहाँ पे जितने फुलफिलमेंट सेंटर है, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं, तो वहाँ पे किसी भी ऑफिसर्स को लॉजिस्टिक्स में काम मिल सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट है। सोशल चेंज की बात करें तो चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट इज़ ऑल जेंडर स्टीरियोटाइप, जैसे पिंक कॉलर जॉब्स होगी, या फिर वीमेन से रिलेटेड जो ऐसे काम होते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनमें वीमेंस को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। उसमें कई रोल ऐसे हैं जैसे कमांडिंग रोल और सोशल। अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर भी देर आर सर्टेन रोल दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर द मेल। ओके, तो ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, दिस थिंग्स आर आल्सो चैलेंज्ड। रोल मॉडल अगर हम देखें, सक्सेसफुल वुमेन इन द फोर्सेस कैन इंस्पायर यंग जनरेशन। ओके, सो इट विल सेटअप एन एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा ये इंप्रूवमेंट लाएगा। उसके बाद फैमिली वेलफेयर के अंदर आप सभी ने सुना होगा, इफ़ ए वीमेन इज एम्प्लॉयड और इफ़ ए वीमेन इज एम्पावर्ड, सो उसके क्या फ़ायदे होंगे? इंटर जनरेशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं। आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उनको बेनिफिट मिलेगा। सो अगर हम किसी लड़की को पढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा? उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एजुकेशन जो है बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो पाएगी। सो फैमिली वेलफेयर, हेल्थ बेनिफिट्स। अगर मदर इज़ इंटेलिजेंट, मदर इज़ लिटरेट, तो क्या होगा? एनीमिक केसेस कम होंगे, मदर मेटर्निटी रेट जो कम होंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होंगे। इफ़ मदर इज़ स्मार्ट, मदर इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ कैपेबल टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चे एज ए ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? मदर के साथ। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकता है, लीडरशिप स्किल, सोशल प्रोग्राम्स एंड ऑल। वर्क प्लेस पॉलिसी सच एज मेटर्निटी बेनिफिट्स भी अगर हम देखें, नाउ मेटर्निटी बेनिफिट्स इज एक्सटेंडेड टू द वीमेन, 26 वीक्स लीव, ये सारी चीज़ें। एंटी हरासमेंट मेजर्स वी नीड टू इंश्योर, जिसमें हमने देखा था अभी रिसेंटली JNK में अ सीनियर विंग कमांडर वॉज अक्यूज ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ओवर अ फेलो वीमेन ऑफिसर, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी जो वर्किंग कंडीशन है दैट शुड बी फेवरेबल टू दिस ऑफिसर्स, दिस इंसिडेंट शुड नॉट हैव टेकन प्लेस। नेशनल सिक्योरिटी में अगर हम देखें, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर वीमेन वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं कमांडिंग रोल के अंदर या फिर स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर, तो वीमेन अलग तरीके से सोचती है, एक नई सोचने की एक नया एंगल और एक नई एनर्जी वहाँ पे अगर स्ट्रेटजिक टेबल पे वो डिस्कशन करेंगे उसका, तो इट विल हेल्प। हेल्थ केयर एडवांसमेंट में अगर हम देखें, वीमेंस यू नो के दे आर गुड इन नर्सिंग, तो वीमेंस हेल्थ रिसर्च, वीमेन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। अब अगर आप देखो, इंडिया की नर्सिंग सर्विस भी है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे बड़ा रहेगा। सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ वीमेन विल इंक्रीज आफ्टर द गेटिंग अ कमांडिंग रोल इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो दिस आर द इम्प्लीकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आपको ये समझना है कि इस एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये चीज़ें पूछी गई थी भाई, इसमें विमेन की प्रेजेंस आर्म्ड फोर्सेस में होने से क्या बेहतरी हो सकती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जैसे मैंने बताया कि जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म हो सकता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, वीमेन की पोजीशन इंक्रीज हो सकती है, वीमेन को एज ए टूल नहीं माना जाएगा, वीमेन को एज ए एक अगर आप देखो एक वीक जेंडर नहीं समझा जाएगा। तो इट विल सेट एन एग्जाम्पल नई लड़कियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी वो एग्जाम्पल सेटअप होगा। तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम होगा। तो सोसाइटी के अंदर ये चैलेंज हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। अगर वीमेन की बात करें तो उनका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विल इंक्रीज, हेल्थ केयर एडवांसमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, वर्क फील्ड पॉलिटिक्स, ऑल थिंग्स विल इंक्रीज। ओके, तो
ये सारी चीज़ें थी, इसको हम और अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई आइडिया आता है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस इज़ ऑल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी आई थिंक, हाँ, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल।